हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 9 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 11 मार्च 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, सुमंत ने वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा। उसने जिस मूल्य पर इसे खरीदा था उससे 35% के लाभ पर इसे बेच दिया। सुमंत द्वारा निर्धारित किया गया विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था। ठीक है, देखिए यहाँ चीज़ें क्रमागत हो रही है, आपको समझना पड़ेगा। पहले है वास्तविक मूल्य, लिखते हैं यहाँ पर रियल प्राइस आरपी। ये रियल प्राइस पर इसको 15% का यहाँ पर डिस्काउंट मिला एक तरीके से, तब जाके इन्होंने ये सामान खरीदा है। तो 15% के डिस्काउंट के बाद जो ये सामान खरीदेगा तो ये सुमंत के लिए क्या बना, कॉस्ट प्राइस। अब जाके क्या हुआ है कि ये कॉस्ट प्राइस पर भी इन्होंने 35% का लाभ लेकर के बेचा है। तो यहाँ पर इसको मिल गया 35% का प्रॉफिट। तब जाके ये क्या बनेगा, सुमंत का ये बनेगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए चीज़ें कर्मा गए तो हम लोग सक्सेसिव फार्मूला से आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला, एक्स प्लस वाई बट्टा 100, इतना परसेंट होता है। तो यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस वाला को माइनस में लिखेंगे और प्लस वाला को प्लस में लिखेंगे। और आगे यहाँ जो देंगे दोनों, देखिए एक माइनस एक प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ 15 गुना 35 कर दीजिए और नीचे 100, इतना परसेंटेज जो है इसका आंसर होगा। देखिए ये -15 है प्लस 35 है, घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा, 20 आएगा प्लस में। उसके बाद यहाँ गुना कर लीजिए, 100 से डिवाइड करना आसान है। 15 या 45 यानी 450 हो गया, और 75 ये 525 होएगा। ठीक है, 100 से 525 को डिवाइड करेंगे तो ये माइनस में आएगा 5.25। ये घटाने के बाद कितना बनेगा, ये घटाने के बाद बन गया आपका 14.75%। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है। इसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। इन कटोरों को पूर्णतः खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ बोतल निकालेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, जो बड़ा बर्तन है उसके आयतन में छोटा बर्तन के आयतन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बड़ा बर्तन क्या है, अर्धगोलाकार है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए यानी आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई को पाई रहने देंगे, आर कितना हमारा 12 है, तो 12 का क्यूब या तो 12 को 3 बार यहाँ पर गुना कर दीजिए। और नीचे ये जो छोटा बर्तन है वो कैसा है, बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है इसका 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, टू एच कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पर लगा देंगे। कटाइए, पाई पाई तो कट ही जाएगा, 3 से इसको कटाइए 4 बार में, 4 4 काट दीजिए। उसके बाद 9 से कटा देंगे इसको 3 से 4 बार में, और एक 3 से इसको 4 बार में, 4 चौके 16 दूना 32 बोतलों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपया है। उसी राशि पर, ठीक है, किस दर से 5 वर्ष बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ उसी राशि यानी राशि यहाँ पर दोनों कंडीशन में जो है प्रिंसिपल सेम है। तो अगर हम लोग पहला कंडीशन देखें तो इसको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 6 7 42%। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन में भी उतना ही ब्याज मिलना चाहिए क्योंकि इसका प्रिंसिपल बराबर है। तो दूसरा कंडीशन में टाइम दे रखा है 5 वर्ष, तो इसको रेट कितना चाहिए, तो रेट मान लेते हैं 8 चाहिए, तो इक्वल कर देंगे, इसको कटा देंगे, 5 से कटाएंगे इसको, 5 अट्ठे 40, 5 के 20 यानी 8.4%। ठीक है, तो 8.4 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना, ये पैटर्न फॉर्मूला है क्या, ये देखिए मान लीजिए ए है तो 3 बार गुना किया है तो इसको ए क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पर ए क्यूब माइनस इसको अगर बी माने तो 3 बार लिखा है तो बी का क्यूब हो जाएगा। नीचे बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको खोलेंगे तो क्या बनता है, ए माइनस बी बनता है। उसके बाद जो बनता है वो नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे वाला और ये जो बनेगा वो कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, ए माइनस बी, इसका ही देना है। तो ए माइनस बी, ए हो गया ये, बी हो गया ये, अंतर ले लीजिए। ये आ जाएगा कितना 8, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, 318 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बारंबारता बंटन में प्रेक्षणों ये दिया है कि बारंबारता क्रमशः ये है, इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये प्रेक्षण है हमारे पास और ये इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये 2 कितनी बार आई है, 5 बार। ठीक है, ये 4 3 बार, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है।
तो हम लोग अगर माध्य निकालेंगे तो पहले टोटल निकालना पड़ेगा इसका योग। तो उसके लिए करना होता है गुना। आप सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट गुना करिए। 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर 8 को 2 से गुना करेंगे, 16 हो जाएगा। प्लस 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 6 के 42 हो जाएगा। प्लस 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल हो गया हमारा। अब इसको ये बारंबारता का जो है टोटल से डिवाइड कर देंगे। 5 3 8 2 10 6 16 4 20 से डिवाइड करेंगे इसको, तब जाके ये क्या आ जाएगा हमारा माध्य। जोड़िए इसको। 22 6 28 10 38 2 40 40 80 20 100। 100/20 घटाने के बाद कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु x के मूल्य में प्रतिवर्ष 40 पैसे की वृद्धि होती है, जबकि एक अन्य वस्तु y के मूल्य में प्रतिवर्ष 25 पैसे की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2002 में x का मूल्य 5.2 रुपया है और y का मूल्य 6.3 रुपया है, तो किस वर्ष में वस्तु x का मूल्य वस्तु y के मूल्य से 40 पैसे अधिक होगा। ठीक है। देखिए, दो वस्तु हमारे पास x और y। अगर इस सेंटेंस को हम लोग पढ़ें तो 2002 में x का मूल्य इतना है, y का इतना है, यानी कि y का मूल्य जो है x से ज़्यादा है। लिखते हैं x का मूल्य है रुपया में 5.2 रुपया और y का मूल्य है रुपया में 6.3 रुपया। अगर यहाँ डिफरेंस देखें तो y जो है अधिक है। कितना अधिक है? घटाएंगे तो यहाँ पर 1.1 रुपया, यानी इसको आप बोल सकते हैं 110 पैसा जो है y अभी अधिक है। और पूछ रहा है हमसे कि किस वर्ष वस्तु x का मूल्य वस्तु y के मूल्य से 40 अधिक होगा। यानी पूछ रहा है कि x का जो है 40 अधिक कब होगा। यानी x को क्या करना होगा। एक तो ऑलरेडी x 110 पैसा y से कम है और x को 40 पैसा अधिक होना है, तो इसको कितना कवर करना होगा। अभी 110 पैसा ये कवर करना होगा और जो बढ़त हमसे पूछ रहा है वो भी कवर करना होगा, यानी कि 40 पैसा ये भी कवर करना पड़ेगा। टोटल 140 और 10 110 और 40 150 पैसा इसको कवर करना है। ठीक है। तो x को जो ये दूरी कवर करना है, यानी कि पैसे में, ये किस स्पीड से कवर करना है, यानी कि इसका जो है प्रत्येक वर्ष ये कितना पैसा का वृद्धि करेगा। यहाँ देखिए, x एक वर्ष में 40 पैसा वृद्धि करता है और y जो है 25 पैसा। तो कितना का गैप है यहाँ पर, दोनों में वृद्धि में कितना का गैप है, 40 और 25 में यहाँ पर 15 का गैप है। यानी x जो है प्रत्येक वर्ष 15 का लीड करेगा। एक वर्ष जो है 15 इसमें x में ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी स्पीड से ये 150 पैसा का दूरी कवर करेगा, यानी 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको लग जाएगा यहाँ पर 10 साल का टाइम। तो 10 साल का टाइम जब लगेगा तो 2002 से शुरू हुआ है, इसमें 10 साल आगे बढ़ाएंगे तो 2000 कितना चला जाएगा 12। तो 2012 ही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके इन मापों के लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। ठीक है। देखिए, माप में यूनिट दो ठो है, 1 मीटर है 1 सेंटीमीटर, तो यूनिट को यहाँ पर सेम करिए। तो ये हो जाएगा हमारा 420 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ये 31 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 3150 सेंटीमीटर। और 14 मीटर 1400 हो गया, इधर 70, यानी 1470 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो उसी से इन तीनों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, जीरो तो तीनों में है तो एचसीएफ में हम जीरो लगाएंगे। उसके बाद बचा हमारे पास 42 315 और 147। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। देखिए, 42 क्या है 21 का मल्टीपल और 147 भी 21 से कट रहा है 7 बार में, ये 2 बार में, इसका मतलब ये भी 21 से कटेगा और एचसीएफ 21 ही आएगा। लिखते हैं यहाँ पर 21 गुना 2 इसको लिख देंगे। ये 21 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 21 एक का 21 बचा 10 105 हुआ, 21 पंचे 105। ठीक है। और ये 21 सत्य है, यानी तीनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है 21 है। इसका एचसीएफ 21 ही आएगा और एक जीरो साथ में लगाएंगे तो 210 इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में नोटबुक बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चों की संख्या के 1/8 के बराबर नोटबुक मिली। ठीक है। लिखते हैं बच्चों की संख्या, यानी चिल्ड्रेन सी लिख देते हैं इसको। इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये 1/8 का फ्रैक्शन के नीचे क्या है 8 है, तो 8 के टर्म में इसको मानेंगे 8x, यानी चाइल्ड हमारा हो गया 8x। अब इसमें जो नोटबुक बांटा गया है, नोटबुक को n लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा 8x का 1/8, यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन। आगे कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या मौजूदा संख्या की आधी होती, दूसरा कंडीशन इसी में बना देते हैं कि बच्चों की संख्या को आधी करना, यानी कि 8x का आधा कितना 4x, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिली होती। तो यहाँ पर इसको प्रत्येक को कितना मिला होता 16। वितरित की गई नोटबुक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दोनों कंडीशन में ये बच्चों की संख्या है और ये नोटबुक की संख्या, तो दोनों को गुना करेंगे तो टोटल नोटबुक निकल जाएगा। पहला कंडीशन में ये कितना होगा 8x गुना x बराबर इधर हो जाएगा 4x गुना 16।
तो कटा दीजिए इसको 4x से इसको 2 बार में, 2 से इसको 8 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब पूछ रहा है वितरित की गई नोटबुक की कुल संख्या, तो किसी एक से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा, 8 गुना एक्स स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 64 अट्ठे 512 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर कार्य छोड़ देते हैं। उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2400 रुपया का भुगतान किया जाता है तो सी और ए की दैनिक मजदूरी का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो रुपया इसको मिलता है काम के बदले, इसको हमेशा इफ़िशेंसी के रेशियो में बांटते हैं, यानी कि कौन कितना काम किया उसी के रेशियो में इसको बांट देते हैं। ठीक है, तो पहले निकालते हैं कि ए बी सी कितना काम किया है। तो ए देखिए 20 दिन में इस काम को करता है और बी जो है इसको 15 दिन में करता है। सी के बारे में कुछ नहीं तो बाद में निकाल लेंगे। पहले इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क मान लेते हैं, 60 हो जाएगा। 20 दिया 60, 15 चौके 60। ठीक है, दोनों का कार्य क्षमता यानी इफिशेंसी निकल चुका है। अब देखेंगे हम लोग कि ए बी और सी तीनों ने अलग अलग कितना काम किया। यहाँ देखिए कह रहा है कि वे दोनों यानी ए और बी 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। तो ए भी 5 दिन क्या होगा, बी भी 5 दिन क्या होगा। ए का इफिशियंसी 3 है, 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 गुना 3 यानी कि 15 यूनिट। बी कितना करेगा 5 दिन में, 5 गुना 4, 4 है बी का इफिशियंसी, तो 4 गुना 5 करेंगे तो 20 यूनिट बी कर लिया। अब कह रहा है कि इसके बाद ये कार्य छोड़ देते हैं, उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। तो बाकी बचा कितना काम, देखिए 60 में से ये ए और बी मिलकर कितना काम किया, 15 और 20 35 यूनिट काम कर लिया। 35 में माइनस करेंगे तो 25 यूनिट काम बचा। ये किसके द्वारा किया गया, सी के द्वारा, यानी सी जो है यहाँ पर 25 यूनिट काम किया है। ठीक है, अब जो है क्या कह रहा है कि सी और ए की दैनिक मजदूरी का अंतर ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं यहाँ पर, पहले सी का निकाल लेते हैं। सी देखिए 2400 में कितना यूनिट कितना पार्ट लेगा, सी का कार्य है 25 और टोटल कार्य कितना था 60, तो 60 नीचे देंगे, ये सी का हो जाएगा। उसके बाद ए का निकालना है, तो ए का कितना होगा 2400 का, ए का है 15 और नीचे देंगे 60। तो कटाएंगे इसको 4 बार में, 40 बार में, 15 चौके 60 यानी 600 आ गया इसका। और इसका कितना आएगा 6 चौके यानी 40 बार में ये कटा, 25 चौके 100, 1000 इसका आ गया। ये टोटल मजदूरी है। ठीक है, दैनिक मजदूरी हमसे पूछा जा रहा है। अब देखेंगे कि सी जो है कितना दिन में 1000 कमाया है, सी 2 दिन में कमाया है 1000, तो इसका एक दिन का जो है मजदूरी वो कितना हो जाएगा, 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 रुपया इसका एक दिन का मजदूरी आएगा। उसी तरह से ए कितना दिन काम किया है, 5 दिन, 5 दिन में 600 कमाया है, तो एक दिन का निकालने के लिए 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 रुपया। अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 500 और 120 का अंतर कितना आ जाता है, ये घटाएंगे तो 380 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा पूर्णांक n ज्ञात कीजिए जिसके लिए n/16 का मान 1/16 से कम हो किंतु 1/20 से अधिक हो। ठीक है, देखिए 1/20 से अधिक होना चाहिए, लिखते हैं यहाँ पर किसका वैल्यू, ये n/160 का वैल्यू, और कम होना चाहिए किससे, 1/16 से, तो 1/16 यहाँ पर देंगे। अब इसको देखिए सॉल्व करना है, आप एक बार इन दोनों को कर लीजिए। तो 20 देखिए इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए, ये लेस देन लगा है कोई बात नहीं है। 20 से इसको कटाएंगे 8 बार में, 8 को इस तरफ भेज दीजिए तो 8 यहाँ आ जाएगा, बीच में क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। उसके बाद अब जो इसको हम लोग कटाए हैं 20 से, इसको भूल जाइए, अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब 16 से 160 को कटाएंगे तो ये 10 आएगा। ठीक है, 10 को इस तरफ भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। यानी n का वैल्यू 8 से बड़ा और 10 से कम होना चाहिए, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या है 9। तो 8 और 10 के बीच में 9, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। देखिए 16 का वर्गमूल 4, 12 4 16, 16 का वर्गमूल फिर से 4 आएगा, 5 4 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 और 6। ठीक है, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल फिर से 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। ये बिंदु दे रखा है, इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस केंद्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो केंद्रक निकालना एकदम आसान है। एक्स कोऑर्डिनेट को पहले जोड़ के 3 से डिवाइड करिए, 2 3 5, 5 4 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। दूसरा आ जाएगा 5 9 14, 14 1 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 3 और 5 इसका जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 2460 रुपया उधार लेता है जिसे उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों की समाप्ति तक समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए किस्त की राशि निकालना तो आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व करिए। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20,
यानी 20 से 21 हुआ पहला साल। दूसरा साल हो जाएगा 20 के स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। ठीक है, किस इसी तरह से निकालते हैं हम लोग CI का। अब यहाँ आपको इक्वल करना होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, राइट साइड का। तो ये 21 का स्क्वायर है, यहाँ 21 का स्क्वायर बनाने के लिए आपको 21 से गुना करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 21 दूना 42 यानी 420। उसके बाद 21 गुना 21 441। उसी तरह से ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। यानी ये जो 441 आया है दोनों, ये दोनों इंस्टॉलमेंट है और ये हमारा जो है धन है। यानी कितना धन हमने उधार लिया, तो इसको जोड़ेंगे 028 820 रुपया। और इधर कितना हो गया, ये जोड़ना जरूरी नहीं है। ये कितना उधार लेता है 2460 रुपया, जबकि यहाँ पर उधार कितना है 820। यानी ये 2460 जो है ये 820 का वैल्यू है। निकालना है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो कि है 441 रुपया का। तो कटाएंगे इसको। 882 से 3 बार में ये कट रहा है। 3 गुना 441 करेंगे तो ये कितना आएगा 1200, 1323। 1323 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक दर्जी 1 मीटर कपड़े के 6 वस्त्र बनाता है। यदि उसके पास इतना कपड़ा है तो वो कितना वस्त्र बना, सीधा सीधा 6 से गुना करिए, ये आएगा 201 रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना, ठीक है। तो निकालते हैं, सबका परिमेयकरण करना पड़ेगा। हम लोग लिखते हैं 3√2। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो लिखा है इसका साइन बदल के यहाँ पर गुना करेंगे, यानी कि √6 माइनस का √3 और नीचे दे देंगे इन दोनों का अंतर, यानी 6 माइनस 3 3। ठीक है, ये कैसे होता है समझिए। यहाँ 3√2 है, नीचे है √6 प्लस √3। परिमेयकरण करना है, √6 माइनस √3 से गुना करेंगे ऊपर नीचे। जब ऊपर गुना करेंगे तो ये तो लिखा हुआ है ऊपर में, और नीचे ये देखिए a+b इंटू a-b। तो a² माइनस b² का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे तो 6 माइनस 3 यानी कि 3 इसका जो है निकल कर आएगा। वही यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया, आप सब में इसी तरह से करेंगे। तो ऊपर ये दूसरा वाला क्या होगा 4√3 है, उसके बाद √6 माइनस का √2 और नीचे हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। उसी तरह यहाँ देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए या नहीं तो डायरेक्ट लिखिए। देखिए यहाँ 6 है, ठीक है, नीचे आ जाएगा आपको दोनों का अंतर 8 में से 12 घटाएंगे माइनस का 4 और यहाँ गुना करेंगे √8 और -12 है तो यहाँ पर प्लस का 12 देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको कटाना है, यहाँ 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा और यहाँ पर कटाने का बात है तो 2 से कटाएंगे 2 बार में ये, ठीक है, 3 बार में कट गया। और ये √8 क्या है, ये 2√2 है। जब वो तोड़ेंगे वर्गमूल लेंगे इसका तो 2 बाहर आएगा, 1 2 बच जाएगा। इसी तरह 12 को भी कर देते हैं, ये 3 चौके 12 यानी कि ये आएगा 2√3। देखिए 2 दोनों में है तो हम लोग 2 नीचे से दोनों से काट देते हैं, इसमें भी इससे, ठीक है, कट गया। अब बाहर 3 है, अंदर में ये √2 और √3 है, सबको गुना करके लिखेंगे। तो यहाँ आएगा कितना √12 और माइनस √6, यहाँ माइनस से माइनस देंगे और √6 √6 गुना 3 √18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 2 तिया 6 यानी √6 और ये माइनस है नीचे और यहाँ माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा। और क्या है हमारे पास 3√2, उसके बाद प्लस में 3 गुना √3 यानी 3√3। अब देखिए ये तो काट ही दीजिए दोनों। और ये 12 क्या है, ये है आपको 2√3 और 18 क्या है 9 दूना 18 यानी कि 3√2 है। ठीक है, 3√2 माइनस में है, 3√2 प्लस में, ये दोनों भी काट दीजिए। बचा हमारे पास क्या 3√2 और 2√3, ये 3√3 और 2√3 दोनों को जोड़ देंगे 5√3 जो है हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रेणी के मानों का योग ज्ञात करना, सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको n पता होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर हैं। तो n निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में से पहला पद घटा दीजिए। तो 75 माइनस 25 करेंगे तो 50 आएगा। उसको कॉमन डिफरेंस कितना है, एक एक का एक से डिवाइड करेंगे और प्लस का 1 करेंगे, यानी कि इसमें टोटल 51 पद है। अब हमको सम निकालना है। सम निकालना है तो n/2 यानी 51/2 इंटू a प्लस एल यानी पहला पद और जोड़ अंतिम पद। तो 25 प्लस 75 कितना हो जाएगा 100। 100 से गुना करेंगे, 2 से कटेंगे 50 बार में, 50 गुना 51 ये आएगा 5 और 25 यानी कि 2550 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो y x के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए 3 से कटाइए 5, 3 से 3 बार में, x वाला को 3x हुआ, इधर 5x, दोनों प्लस में है तो अंतर आ जाएगा 2x का। ठीक है, 5 और 3 का अंतर 2x। और y वाला देखेंगे तो 3y, इधर 5y, एक माइनस में एक प्लस में तो दोनों को जोड़ के देंगे 3 5 8y, कटा देंगे ये 2 से 4 बार में, यानी x और y का जो यहाँ रेशियो आया है क्या आया 4 और 1।
पूछ रहा है वाई जो है एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई देखिए 1 है। इसके ऊपर पूछ रहा है एक्स के बारे में, एक्स पर पूछ रहा है तो एक्स का 4 है, तो 1/4 कितना होता है 25%। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 21 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती है, 30 पुरुष उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष द्वारा अकेले और एक महिला द्वारा अकेले उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर 21 महिलाएं 40 दिन, यानी 21 वोमेन इसको 40 दिन में करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। और उसी तरह से मैन वाला भी टोटल वर्क बराबर कर देंगे, 30 मैन है और ये करते हैं 21 दिन में। तो यहाँ से 21 21 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए। तो एम और डब्ल्यू यानी मैन और वुमेन का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, एम का 4 हो जाएगा और डब्ल्यू का 1 हो जाएगा। ये डब्ल्यू का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 और 3 ये कौन सी का रेशियो है, ये है इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, अब पूछ रहा है इसके दिनों की संख्याओं का अनुपात, तो वो अनुपात क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। ये डेज का रेशियो हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए 3:4, जो कि यहाँ लिया है 4, ऑप्शन नंबर 4:3, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण ECB ये है और कोण EBC ये है, तो कोण EBC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं और इनके जो विकर्ण है एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी ये जो है बिंदु ये क्या है, ये है हमारा। और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी, ये डी, ABCD समचतुर्भुज। क्या हमारे पास कोण ECB यानी ये कोण जो है हमारा वो दे रखा है 5A+4, ये कोण है हमारा 5A+4। कोण EBC ये वाला जो है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4A+5। पूछ रहा है कौन EBC ये वाला कौन पूछ रहा है। देखिए यहाँ ये जो 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल अगर हम लोग देखें तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना बचा 90 डिग्री। तो इन्हीं दोनों को आप जोड़ दीजिए, बराबर 90 कर दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9A प्लस का 5 4 9 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 9 है, 9 से काट दीजिए, 9 1 का 9, ये काट दीजिए 10 बार में, यानी ए का वैल्यू कितना होगा, एक उधर जाएगा तो 10 में एक घट जाएगा 9, ए का वैल्यू आया 9। पूछ रहा है ये वाला कौन, तो इसमें ए का वैल्यू रख दीजिए, तो कितना होगा 9 चौके 36 5 41 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो प्रेक्षणों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 5 है, प्रेक्षणों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर माध्य मतलब क्या, इसका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि 2 नंबर है हमारे पास ए और बी, जिसका समांतर माध्य 10 है, यानी A+B/2 है हमारे पास 10। तो A+B कितना होगा, 2 उधर गुना में होगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, AB का √√AB, जो कि हमारे पास 5 है। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो AB का वैल्यू आएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25। अब A+B है, AB है, दोनों के वर्गों का योग पूछ रहा है, यानी A² प्लस का B² हमसे पूछा जा रहा है। क्या होता है, A+B का होल स्क्वायर माइनस का 2AB, ये फॉर्मूला होता है। तो A+B हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस AB 25 है, 25 का 2 गुना यहाँ पर 50 देंगे, घटाने के बाद 350 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार बने नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 2 से 3 जो है इसका त्रिज्या बढ़ेगा। और क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो त्रिज्या के स्क्वायर में होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 का स्क्वायर 9। तो पूछ रहा है कि इसका जो आयतन क्षेत्रफल है वो इसका कितना परसेंट है, तो 9 का परसेंटेज पूछ रहा है 4 के ऊपर। तो 9/4 कितना होगा, 1/4 25%। तो 25 गुना 9 करेंगे तो 225% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के ऊपर एक पिरामिड इस प्रकार रखा गया है कि पिरामिड का आधार घन के शीर्ष पृष्ठ को पूर्णतः ढके हुए है। पिरामिड की ऊंचाई घन की भुजा की 3 गुनी है। इस पूर्ण पिंड का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समझिए, एक घन बनाते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा घन बन गया। अब इसके ऊपर एक पिरामिड इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है,
जिसमें कि घन का भुजा है 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 10 सेंटीमीटर है। और कह रहा है पिरामिड की ऊंचाई जो है घन की भुजा की 3 गुनी है। तो ऊंचाई ये जो पिरामिड का है ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है, घन का ऊपरी फलक पर और ये जो पिरामिड का शीर्ष है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यही इसका ऊंचाई है, वो कितना है, वो है इसका 3 गुना, यानी कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निकालना है पूरा पिंड का आयतन। तो हम लोग पहले घन का आयतन निकाल लेते हैं, उसके बाद पिरामिड का आयतन भी उसमें जोड़ देंगे तो टोटल आयतन निकल जाएगा। तो घन का आयतन निकालना आसान है, क्या करते हैं, भुजा का क्यूब, यानी 10 है भुजा इसका, तो 10 का क्यूब कर देंगे। उसमें जोड़ देंगे पिरामिड का आयतन। पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 गुना, लिख देते हैं यहाँ पर 1/3 गुना एरिया, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, गुना ऊंचाई, ये होता है पिरामिड का आयतन। तो 1/3 देंगे। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए आधार जो है पिरामिड का वो वर्गाकार ही है जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। उसके बाद इसका ऊंचाई 30 है, 30 से गुना करेंगे, 3 से कटाएंगे इसको 10 बार में। इधर 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, प्लस इधर 10 गुना 100 करेंगे तो 1000 इधर हो गया, टोटल जोड़ के 2000 सेंटीमीटर क्यूब इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। लड़कों और लड़कियों के एक समूह से 12 लड़कियों के निकल जाने पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। उसके बाद समूह से 30 लड़कों के निकल जाने पर लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:1 हो जाता है। प्रारंभ में उस समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी थी, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स। इसका जो है ये मान लीजिए कि रेशियो, उसमें से 12 लड़कियां निकल गई, तो 12 लड़कियां यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। उसके बाद रेशियो क्या हो गया, लड़कों और लड़कियों का 2:1, यानी 2:1 बन गया। इसके बाद क्या हुआ कि समूह से 30 लड़के निकल गए, तो लड़के वाला ये है लड़का का, इससे हम लोग 30 लड़के निकाल देंगे। उसके बाद क्या रेशियो हो गया है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:1 हो गया, यानी कि लड़कियों का पहले है 3, तो लड़कियों के सामने देंगे 3 और लड़का का 1 है, ये रेशियो बन गया हमारा। अब इसको सॉल्व करना, देखिए यहाँ ये जो लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि लड़के निकले हैं, लड़कियां तो नहीं निकली यहाँ से, तो लड़कियों को यहाँ बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ 1 है यहाँ 3 है, बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ 3 है तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे, 3 से जब गुना करेंगे तो ये बनेगा 6:3 6:3 बन गया, ठीक है। अब ये वाला भूल जाइए, ये हमारा रेशियो है 6 और 3, यहाँ 1 3, ये दोनों इक्वल है। अब देखेंगे कि यहाँ लड़के 6 से 1 हो गया है, कितना कम हो गया है, 5 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितने लड़के गए थे, 30 लड़के, ठीक है, सवाल में भी कह रहा है। तो ये कितना गुना है, 5 6 30, यानी 6 गुना है। तो इसको भी आप 6 गुना करिए, 3 का 6 गुना 18, इधर 6 का 6 गुना 36। अब 18 लड़कियां यहाँ है, ये 12 निकलने के बाद 18 बची है, तो इसका मतलब शुरू में कितना होगा, 18 + 12, यानी कि 30 लड़कियां शुरू में होंगी यहाँ पर। और ये 36 जो है वही, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, तो लड़के 36 ही होंगे। तो ये दोनों का संख्या पूछ रहा है, तो 36 और 30 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि पर 10 समदूरस्थ बिंदु लिए गए हैं, मान लीजिए उनमें से 2 बिंदु ए और बी इस प्रकार है कि वे व्यास के 2 सिरे हैं, ठीक है। यदि इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए 3 बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो इनके ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त के अंदर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि ए और बी वृत्त को वृत्त में अंतर्निहित माना गया। तो देखिए एक वृत्त यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, इस पर 10 बिंदु है। एक मान लीजिए ये है हमारा, जो कि इसका डायमीटर भी है, और 4 बिंदु इसके ऊपर बना लीजिए, 1 2 3 ये 4, और 4 बिंदु उसी तरह से नीचे भी बना, 10 बिंदु टोटल हो गए। इसमें ये है ए और ये है बी, ये दोनों, ये वृत्त का क्या है, व्यास है, कह रहा है इसमें। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि किन्हीं 3 बिंदु से एक त्रिभुज बनाया जाता है जो कि ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त के अंदर होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर पूरा वृत्त में देखें कि 3 बिंदु लेकर कितने त्रिभुज बनाया जा सकते हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन फार्मूला से क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ लिख देते हैं, टोटल हो जाएगा 10, यानी 10 बिंदु है तो 10C, उनमें से 3 बिंदु लेकर बनाना, तो 10C3 हो जाएगा टोटल कॉम्बिनेशन। तो इसको कैसे निकालते हैं, 10 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे, एक बार 10 में 3 घटा दिया, यानी कि 7 का फैक्टोरियल गुना 3 का फैक्टोरियल। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 गुना 9 गुना 8 लिख दीजिए, उसके बाद 7 का फैक्टोरियल लिख दीजिए, और नीचे 7 का फैक्टोरियल है ही, गुना 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 3 गुना 2 लिख दीजिए। 7 का फैक्टोरियल दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, और ये हो गया आपको 3 से काट दीजिए 3 बार में, 2 से काट दीजिए 4 बार में, 4 तिया 12 दही 120, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग जो अनुकूल है, क्या पूछा जा रहा है,
किन्हीं 3 बिंदुओं से अर्धवृत्त में। तो अगर अर्धवृत्त में देख लें, पूरा वृत्त का तो निकल चुका, अर्धवृत्त में देखें तो 1 2 3 4 5 6 बिंदु है, और ये ऊपर भी है नीचे भी है। तो यहाँ पर जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा यहाँ पर अनुकूल, ये हो जाएगा 6 बिंदु में से 3 3 बिंदु लेकर त्रिभुज बनाना, तो 6C3 हो जाएगा। और ऊपर भी है नीचे है, तो इसमें एक बार और लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिए। तो निकालिए इसको, ये कितना होगा, 6 का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे हो जाएगा 6 माइनस 3 3 का फैक्टोरियल, उसके बाद फिर से 3 का फैक्टोरियल, और गुना का 2 है वो देंगे। तो 6 का फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 6 गुना 5 गुना 4, उसके बाद 3 का फैक्टोरियल। नीचे एक 3 का फैक्टोरियल लिखिए, ऊपर नीचे कट ही जाएगा, उसके बाद 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 गुना 2 6 लिख दीजिए। ये दोनों कट जाएगा, 6 6 भी कट जाएगा, और ये कितना आ गया, 5 चौके 20, और ये 2 भी छूट गया, यहाँ 2 से गुना करिए, 20 दूना 40। अब प्रायिकता निकालना है, सिंपल सा, अब निकल चुका, अनुकूल 40 है, टोटल है हमारा 120, डिवाइड करेंगे 1/3। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी ए है तो इसका मान निकालना है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, ए बट्टा बी, यानी ए का 2 है, बी का 4 है, 2/4, बी है 4, सी है 6, सी है 6 और ए है 2। नीचे वाला कितना हो रहा है, एलसीएम 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर आप गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 3 दूना 6 आ जाएगा, 6 दूना 12, 2 चौके 8, 2 छाक 12, 6 छाके 36, 2 से फिर से कट रहा है, 2 तिया 2 चौके, 2 से 18 बार में, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक फर्म के बिजली बिल का एक भाग नियत रहता है, दूसरा भाग खपत की गई बिजली के यूनिट के संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। किसी माह में 480 यूनिट बिजली की खपत होने पर बिल 1620 रुपया था, दूसरे माह में 690 यूनिट बिजली की खपत होने पर बिल 2250 था। यदि अगले माह में 500 यूनिट बिजली की खपत हुई तो उस माह का बिल कितना होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ये जो नियत है, नियत को मान लेते हैं एक्स है, उसके बाद जो है यूनिट को मान लेते हैं वाई है, एक यूनिट का खर्च कितना है, वाई है। तो यहाँ पर 480 यूनिट खर्च हुआ है, तो एक्स तो नियत है, यानी ये फिक्स है, जो तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद 480 यूनिट खर्च हुआ, तो वाई के हिसाब से इसमें जब गुना करेंगे तो 480 वाई यहाँ पर बनेगा। ये टोटल बिजली का बिल हो गया, जबकि यहाँ कितना है, 1620। उसी तरह से दूसरा कंडीशन भी कर दीजिए, इसमें 690 है, तो एक्स प्लस 690 वाई कर दीजिए बराबर 2250। माइनस कर देंगे तो एक्स कट जाएगा, वाई का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, कितना अंतर लेंगे तो इधर हो गया आपका 0 1, यानी 210 वाई, माइनस में आया इधर 0 3, यहाँ पर 630 माइनस में आया, 210 से इसको कटा देंगे 3 बार में, वाई का वैल्यू कितना आ गया 3। यानी कि यूनिट का जो है प्राइस वो निकल चुका है कि 3 रुपया पर यूनिट यहाँ पर दिया जाता है। एक्स का भी वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स का कितना होगा, यहाँ अगर 3 रखेंगे इसमें तो 480 गुना 3 यानी 1440, इसमें माइनस हो जाएगा, 1440 जब माइनस करेंगे 1440 तो कितना बनेगा हमारा 60, और इधर 120 यानी 180, यानी 180 रुपया जो है ये फिक्स है। अब निकालते हैं इस 500 यूनिट का खर्च कितना होगा, जो फिक्स है 180 वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में 500 यूनिट खर्च हो रहा है, तो 500 गुना 1 यूनिट का रुपया है 3, तो 3 से गुना करेंगे तो 5 या 1500, 180, 1680, इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 32% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये मान लेते हैं हिंदी वाला है, और ये मान लेते हैं इंग्लिश है, ये हिंदी ये इंग्लिश, और ये जो है बीच वाला कॉमन है। तो पहले हम लोग कॉमन को लिखेंगे, जो दोनों में फेल हुए हैं कितने हुए हैं 20%, तो टोटल छात्र मान लेते हैं 100 है, जिसमें कि 20 जो है दोनों में फेल हुआ है, और टोटल हिंदी में फेल होने वाले हैं 28, जिसमें कि 20 दोनों में है, तो बाकी केवल हिंदी में कितना बचा 8। उसी तरह से यहाँ भी 32 में 20 माइनस कर दिए तो 12 केवल इंग्लिश में फेल हुआ है। तो फेल यहाँ पर जो है टोटल कितने हुए हैं, 20 8 28 12 40, 100 में 40 फेल हो गया, तो इसका मतलब 60 जो है दोनों विषय को पास कर गया है, यही पूछ रहा है, तो 60 है तो इसका मतलब 60%, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक खंबे का निचला हिस्सा स्टील का है और ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है। जमीन पर खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से लकड़ी के हिस्से के शीर्ष एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु ए से स्टील के हिस्से के शीर्ष आर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। खंबे की लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए निचला खंबा स्टील का है, तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है स्टील का, और इसके ऊपर है लकड़ी,
और ये बिंदु है हमारा ए। तो इन दोनों को मिला दीजिए। यहाँ कह रहा है कि जमीन पर खंभे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर ए है, तो ये जो दूरी है ये कितना है, 100 मीटर है। लकड़ी के हिस्से के शीर्ष एस का उन्नयन 60 है, यानी लकड़ी का हिस्सा का शीर्ष ये है एस, इसको दे देते हैं। यहाँ से यहाँ का जो कोण है ये कितना है, 60 डिग्री है। उसके बाद बिंदु ए से स्टील के हिस्से के शीर्ष आर का उन्नयन 45 है, यानी स्टील का शीर्ष यहाँ है, इसका जो ये कोण है ये कितना का है, ये है 45 डिग्री। तो पूछ रहा है खंभे की लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ऊपर वाला हिस्सा का ऊंचाई निकालना। देखिए ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि ये 90 है। तो 45 के सामने एक मान लेते हैं, तो ये 45 के सामने भी एक होगा। अब यहाँ देखिए ये पूरा 60 है, तो ऊपर वाला कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि ये 90 है। तो 30 डिग्री के सामने यहाँ देखिए 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, √3 यूनिट होगा, यानी पूरा हो गया हमारा √3। अब लकड़ी का हिस्सा कौन सा है, एस से आर तक का, तो ये कितना बचा, √3 में ये नीचे वाला एक माइनस कर दीजिए, तो ऊपर वाला बच जाएगा √3 - 1। इसी का वैल्यू निकालना है। देखिए 1 यूनिट का 100 मीटर है, तो इतना का कितना होगा, तो यहाँ लिखते हैं 1 यूनिट का जो है 100 मीटर है, तो निकालना है √3 - 1 इतना का। तो √3 का वैल्यू कह रहा है 1.732 लेने के लिए, तो 1.732 जब लेंगे तो उसमें 1 माइनस होने के बाद कितना का वैल्यू निकालना है, पॉइंट, यानी 0.732 का ही वैल्यू निकालना है। इसको 100 से गुना कर देंगे, जब गुना करेंगे तो ये आएगा 73.2 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दो साइकिल सवार एक स्थान से विपरीत दिशाओं में साइकिल चलाना आरंभ करते हैं। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर की ओर जाता है और दूसरा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दक्षिण की ओर जाता है। वे कितने समय बाद एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ठीक है, तो देखिए पहले चलाते हैं दोनों को। पहला साइकिल वाला का स्पीड कितना है, 14, दूसरा का कितना है, 21 है। तो दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का चाल यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल जोड़ने के बाद कितना बनेगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी स्पीड से इस दूरी को देखेंगे कि इस कितना समय में कवर कर पा रहा है। तो यहाँ से टाइम हम लोग निकालेंगे, दूरी है 43.75 और स्पीड है 35 का। तो ये जो डिवाइड करेंगे तो आवर में आ गया, यानी घंटे में, और टाइम दे रखा है यहाँ मिनट में, तो इसको हम लोग 60 से आगे गुना कर देते हैं। तो 7 से कटाएंगे 5 बार में, ये 7 से कटाएंगे 7 6 के 42 और 7 दूना 14, 7 5 35, यानी 6.25। फिर से इसको कटा दीजिए 5 से, 1.25 गुना करना है। ठीक है, 125 छाके कितना हो जाएगा, 750, यानी कि उस पर 2 जीरो हट जाएगा दशमलव के लिए, तो 75 मिनट जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक सप्ताह के 7 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा और केवल एक दिन के दौरान होने वाली वर्षा के प्रतिशत को दर्शाया गया है। ग्राफ के आधार पर सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले दिनों में हुई वर्षा का अंतर लगभग कितना होगा। ठीक है, यानी ये जो ब्लू वाला है ये 24 घंटे के दौरान जो वर्षा हुई वो दिया है, और ये जो ऑरेंज वाला है ये जो है दिन के समय का सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ हमारे पास। तो इसमें सर्वाधिक और सबसे कम निकालना है। तो सबसे कम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑरेंज वाला जो है सबसे नीचे है, तो ये तो आ जाएगा, तो इसको हम लोग 0 मान सकते हैं। और सर्वाधिक कहाँ से लें, सर्वाधिक अगर देखें तो सबसे बड़ा ग्राफ यहाँ है ब्लू वाला, 200 और 250 के बीच में, तो 225 इसको मान सकते हैं। और परसेंटेज अगर इसको देखें तो 50 से कम है, इसको 40% मान सकते हैं। ठीक है, और सबका वही है लगभग, और ये जो ब्लू वाला है ये सबका कम है, इसलिए सबसे मैक्सिमम यहाँ पर यही होगा। और अगर ये वाला देख लें तो ये 140 के करीब मान सकते हैं, और ये 60%, तो 140 का 60% 84 के करीब आएगा। तो इसको देख लेते हैं पहले, 225 का 40% कितना हो रहा है, यानी 40% मतलब 2/5, 5 से कटाएंगे 45, 45 दूना 90, तो मैक्सिमम यहीं पर आ रहा है। तो 0 और 90 का अंतर 0, जिसको 100 mm के रूप में हम लोग दे सकते हैं लगभग में, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि ये 40% है या फिर 45% है, ये 240 है या 250 225 है, क्या है कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, और ये 3D ग्राफ है तो हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किन 2 दिनों के दौरान दिन के समय सर्वाधिक वर्षा हुई है। ठीक है, एक तो सर्वाधिक यहाँ पर हम लोग निकाले थे पिछले सवाल में, ये मंडे का है, तो एक हो गया मंडे हमारा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद ये आया था 86 फ्राइडे जो कि निकाले थे। अगर 140 मान लें इसको, तो 140 का ये कितना 50 से ऊपर है, तो इसको 60% माने, यानी 3/5, तो ये कितना आएगा
5 दूना 28 या 84 के करीब ये आ रहा है। तो उसके बाद इसका ही नंबर है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, मंडे और फ्राइडे। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि 250 मोबाइल फ़ोन बनाने की कुल लागत 25 लाख है तो एक फ़ोन की परिवहन लागत कितनी होगी। ठीक है, कुल लागत यहाँ पर 25 लाख है और ये कितने फ़ोन की लागत है 250। तो अगर 250 इसको डिवाइड कर देंगे तो एक फ़ोन का लागत निकल जाएगा और उसमें एक परिवहन लागत ही पूछ रहा है। तो परिवहन लागत कितना है यहाँ, ट्रांसपोर्ट 10%, यानी इसका 1/10 निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 2 जीरो कटा दीजिए यहाँ से, 25 से इसको कटाएंगे, 1000 बार में ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 1000, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि 250 मोबाइल फ़ोन बनाने की कुल लागत 25 लाख है तो एक मोबाइल की पैकेजिंग लागत और उसकी तकनीकी लागत से कितनी कम है। पैकेजिंग लागत कहाँ है, पैकेजिंग कॉस्ट 5% और तकनीकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट कहाँ है, यहाँ पर 15%। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10% का। पिछले सवाल में 10% हम लोग निकाले थे, कितना आया था 1000, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।